हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एमपीआरएम। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स की बुक से हिस्ट्री को, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें हम लगभग 1 लाख वन लाइनर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन एवं मुस्लिम लीग। यदि फ्रेंड्स आपको किसी और बुक का वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर दीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो बुक आपके लिए लेकर आएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बंगाल विभाजन। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस लिए किया गया था? बंगाल में राष्ट्रीय वाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था। बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। 19 जुलाई 1905 को 1905 में बंगाल राज्य के विभाजन की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने की थी। 1905 में बंगाल राज्य के विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने की थी। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर। 1903 से 1908 तक बंगाल के विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट जनरल थे सर एंड्रूज फ्रेजर। 1903 से 1908 तक रहे हैं ये। बेचारे इससे तो फेल हो गए, बंगाल के विभाजन नहीं कर पाए थे। एंड्रूज फ्रेजर। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश बहिष्कार और स्वदेशी की प्रगति के लिए कहाँ की गई थी? तो बिहार में, अब झारखंड में। 1904 में चार दरवाजों से घर बनाया तो देवघर में गोल्डन लीग का था, गोल्डन का था, स्थापना की गई थी। बहिष्कार एवं स्वदेशी गति को प्रगति देने के लिए बिहार में इसको स्थापित किया गया था। अब झारखंड में आता है। 1904 में किसने कहा था कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल कई रास्तों पर चलेगा? तो ये कहा था हर्बर्ट राइस लीग के द्वारा। इनने कहा था कि भैया बंगाल में बहुत से राइस होते हैं, एक काम करो बंगाल का विभाजन कर दे तो सब लोग यहाँ वहाँ बट जाएंगे। हर्बर्ट हर्बर्ट राइस लीग के द्वारा कहा गया था कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है लेकिन विभाजित बंगाल कई रास्तों पर चला जाएगा। 1904 में कहा गया था हर्बर्ट राइस लीग के द्वारा। बंगाल का विभाजन कब किया गया था? तो 16 अक्टूबर 1905 में किया गया था। इसकी घोषणा हुई थी 19 जुलाई को और इसको कर दिया गया है 16 अक्टूबर 1905 को इसका विभाजन कर दिया गया है। हिंदू मुस्लिम दोनों मेरी दो बेगम हैं, मुस्लिम मेरी लाडली बेगम है, यह किसने कहा था? ये कहा है एम फील्ड फुलर के द्वारा। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वेमफील्ड फुलर, पूर्व बंगाल के। तो ये मतलब बम लेके घूम रहे हैं, फूले फूले घूम रहे हैं कि मैं दो बेगम है, एक हिंदू एक मुस्लिम, मुस्लिम मेरी लाडली बेगम है। इन्हें कहा था वेमफील्ड के द्वारा कहा गया है। फुलर ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पूर्वी बंगाल के। किसने लिखा है कि भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के उपरांत शुरू हुआ है? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भैया सब लोग तो सो रहे थे, बंगाल का विभाजन किया तब इन लोगों की नींद खुली है। तो भारत का वास्तविक जागरण कब हुआ है? बंगाल विभाजन के बाद महात्मा गांधी ने कहा था। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान चलाया गया था? जब बंगाल का विभाजन हुआ तो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? तो 1905 में बंगाल विभाजन से संबंधित है। स्वदेशी ने बंगाल का विभाजन किया, हमने कहा हम सब स्वदेशी यूज करेंगे। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? 7 अगस्त 1905 में घोषणा कर दी गई थी। तो बंग भंग विरोधी आंदोलन को 7 अगस्त 1905 में स्टार्ट किया गया था। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था संजीवनी में 13 जुलाई 1905 में। तो ये कृष्ण कुमार मित्र ये अपने आए ने बोला कि भैया अब ज्यादा ब्रिटेन को मित्र मित्र बनाने की जरूरत नहीं, उनका सारा बहिष्कार कर दो। किसने कहा? संजीवनी बूटी है तो संजीवनी ने प्रकाशित किया था 13 जुलाई 1905 को कि ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार करो। सबसे पहले सुझाव दिया गया था कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा। स्वदेशी बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध में अपनाए गए थे। सबसे पहले स्वदेशी और बहिष्कार को सबसे पहले अपनाया गया है भारत में। बहिष्कार को ये है हमारे बंगाल विभाजन के विरुद्ध में अपनाया गया था इनको। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। तो बंगाल विभाजन के प्रत्युत्तर में क्या स्टार्ट हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन करना स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभिक तात्कालिक कारण था। ब्रिटेन वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया? तो 1905 में अपनाया गया है। तो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की नीति को सबसे पहले 1905 में अपनाया बंग विभाजन पर।
किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो उनका नाम है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इन्होंने सुर दिया कि सबको बहिष्कार करो। 1905 में जो विरोधी आंदोलन चलाए गए हैं बंगाल में, उनका नेतृत्व किया है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। बंगाल विभाजन के दिन को राखी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कहा कि भैया एक काम करो, सीधा सिंपल से काम करो, आप हिंदू मुस्लिम को राखी बंधवा दो। तो राखी दिवस मनाया है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल के बीच में इन्होंने क्या किया है, राखी बंधवाई थी। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत आमार सोनाल बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में 1971 में प्रोत्साहित किया। उसे बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है। यह गीत किसने लिखा था? तो ये गीत रखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आमार सोनाल बांग्ला, जिसका प्रयोग स्वदेशी आंदोलन में 1905 में किया गया था और इसका प्रयोग 1971 में भी किया गया है और इसको बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया है। यह रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 में बंगाल में स्वदेशी और बहिष्कृत आंदोलन चलाने का समर्थन किया था? तो यह 1905 में। और गोपाल कृष्ण गोखले ने बंगाल में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाने के समर्थक रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले। किस आंदोलन के दौरान पहली बार वंदे मातरम के नारे के रूप में अपनाया गया था? तो 1905 में बंगाल के विभाजन में सबसे पहले आंदोलन हुआ था बंगाल विभाजन का, जिसमें वंदे मातरम के नारे लगाए गए थे। भारतीय राष्ट्रीय संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 को किस लिए प्रसिद्ध है? तो इस दिन बंगाल विभाजन लागू किया गया था। 7 अगस्त को ये बंग भंग के विरोध में आंदोलन चलाए और 16 अक्टूबर 1905 को स्टार्ट हुआ है बंगाल विभाजन, लागू कर दिया गया था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध में राष्ट्रवादियों ने कौन सा कार्यक्रम चलाया था? तो बायकॉट, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। बंगाल विभाजन पर राष्ट्रीय क्रांतिकारियों ने बायकॉट, बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा अपनाई थी। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था सैयद हैदर रजा के द्वारा। तो दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया है सैयद हैदर रजा के द्वारा। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया है चिदम्बरम पिल्ले के द्वारा। तो पूरा चित लगा के मद्रास में गए थे ना, चिदम्बरम पिल्ले के द्वारा मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया गया। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविसन ने किस आंदोलन से जुड़े थे? तो ये जुड़े हैं स्वदेशी आंदोलन से। नई नई चीजें आई है ना, स्वदेशी आंदोलन मतलब नई नई चीजें आएंगे। तो जो ब्रिटिश पत्रकार है H.W. नेविसन, इनका संबंध रहा है स्वदेशी आंदोलन से। कौन सा वर्ग 1905 में स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित था? तो कृषक और मुसलमान। मुसलमानों को फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वाह। स्वदेशी आंदोलन में मुख्यतः अप्रभावित थे मुसलमान और कृषक। कौन सा स्वदेशी आंदोलन का आलोचक है एवं पूर्व एवं पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक रहे हैं? तो ये हैं R.N. टैगोर। इन्होंने स्वदेशी आंदोलन की आलोचना की है और ये पूर्व पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक भी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। एक स्वदेशी के समर्थक रहे हैं तो अरविंद घोष। इन्होंने कहा था कि सब स्वदेशी करो, अब भी करो। तो अरविंद घोष के द्वारा स्वदेशी का समर्थन किया गया है। वह इतिहासकार कौन है जिनके लिए अरविंद घोष ने कहा था कि इनके बहिष्कृत आंदोलन के लिए प्रजा के मन को बनाया था? तो ये है रोमेश चंद्र दत्त। इन्होंने कहा है कि इसने बहिष्कार आंदोलन के लिए प्रजा के मन को मनाया है। तो रोमेश चंद्र दत्त के द्वारा एक किया गया था काम। किसने कहा है? अरविंद घोष ने कहा था। स्वदेशी आंदोलन में एक विशिष्ट भूमिका निभाने वाले कौन थे? तो सबसे ज्यादा भूमिका निभाई थी बंगाल के छात्रों ने, विशिष्ट भूमिका निभाई थी बंगाल के छात्रों ने, क्योंकि इन्होंने स्वदेशी शिक्षा का नारा दिया था। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? तो यह जब सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में वर्ष 1911 में शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निष्कृत किए जाने तक। 1905 का बंगाल विभाजन जॉर्ज सम्राट द्वारा दिल्ली वर्ष 1911 के शाही दरबार में कर्जन अधिनियम को निरस्त करने तक बना रहा। भारतीय विरोध के कारण बंगाल को फिर कब एकीकृत किया गया है? तो 1911 में फिर से बंगाल को जोड़ दिया गया। 1905 में विभाजित हुए बंगाल, जिसके विरोध के फलस्वरूप वह द्वारा विभाजित हुआ, तो वर्ष 1911 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था 2 भागों में, लेकिन 1911 में बंगाल को जोड़ दिया गया और उसको और 2 अलग भागों में बांट दिया गया। इसमें बिहार, उड़ीसा अलग राज्य बनाए गए थे और एक असम को भी अलग राज्य बनाया गया था। इसका द्वारा विभाजन हुआ है 1911 में।
बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा कब हुई थी? तो 12 दिसंबर 1911 को। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था 12 दिसंबर 1911 को। बंगाल के विभाजन को निरस्त करने के लिए कौन याद किया जाता है? लॉर्ड हार्डिंग। बंगाल के विभाजन को निरस्त किया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में सही है, इसमें देसी शिल्पकारों के कौशल उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया गया था। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए थे। स्त्री कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए थे। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की थी। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया था और ना ही इसमें शामिल हुए थे। स्वदेश की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन के काल के संदर्भ में सही बताइए। वरिशाल का मुस्लिम किसानों के आंदोलन का नेतृत्व अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। तो साल लेके गए थे अश्विनी कुमार। तो जो वलीसाल के मुस्लिम कृषक हैं उनका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा के आंदोलन में सतीश चंद्र मुखर्जी ने तैयार की थी। राष्ट्रीय शिक्षा योजना किसने स्टार्ट की थी? ने कहा था ये 300 दिन दो सबको दो राष्ट्रीय शिक्षा। तो राष्ट्रीय शिक्षा योजना की शुरुआत की गई थी 1898 में सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में की गई थी, जिसके प्रधानाचार्य बने थे अरविंद घोष ने घोष कर दिया था, पूरे में घोष हो गया था बंगाल नेशनल कॉलेज का। 1906 में इसको स्थापित किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया था, जिसका उद्देश्य था गांव की सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना। रविन्द्रनाथ टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया और इन्हें कहा था कि इसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक एवं आर्थिक पुनरुद्धार करना ग्राम का। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में सही कथन बताइए। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था। पूर्व बंगाल और असम नामक एक नए प्रांत बनाए गए थे। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित किया था 1905 में और पूर्व बंगाल असम नामक नए प्रांत बनाए गए थे। लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवादियों के पनपने का मुख्य कारण क्या था? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के षड्यंत्र का उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करना, हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करना, नए राज्य में हिंदुओं को अल्पमत करना। तो बंगाल विभाजन क्यों किया गया था? क्योंकि वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करना चाहते थे, हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करना चाहते थे और नए राज्य में मुस्लिमों को अल्पमत में लाना चाहते थे। कराइल सर्कुलर का संबंध किससे है? बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन से। पूरा काला काला सर्कल कर दिया। तो कराइल सर्कल का संबंध है बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन से। सर्कुलर एक आजादी नामक पत्र किससे संबंधित है? रामनाथपुरी से है। 1907 में प्रकाशित हुआ था, कनाडा में हुआ था। तो सर्कुलर एक आजादी मतलब एक आजादी चाहिए है, तो किसने बोली? रामनाथपुरी ने कहा है कि पूरी चाहिए। एक क्यों चाहिए? पूरी चाहिए। 1907 में कनाडा में सर्कर एक सर्कुलर एक आजादी ये कहा है रामनाथपुरी के द्वारा। स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किस समाचार पत्र में किया गया था? तो सर्कुलर एक आजादी में किया गया था। आजादी का परिपत्र था। स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था सर्कुलर एक आजादी में। इसके प्रमुख या संस्थापक थे रामनाथपुरी। कलकत्ता में प्रकाशित किया गया था। यह आजादी का परिपत्र था। अब आती है मुस्लिम लीग। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह खान थे। सलाम करो भैया। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक है नवाब सलीमुल्लाह खान। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 30 दिसंबर को की गई थी 1906 को। अखिल मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी 30 दिसंबर को। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान ने की है। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां थे। आगे आगे चल रहे थे। आगा खां है मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? ढाका में की गई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। 1906 में मिंटो में शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया था। यहाँ पर मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की थी? तो इन्होंने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की गई थी। 1906 में मिंटो से शिमला में आयोजित सम्मेलन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी। इसलिए 1909 में क्या आया था? मार्ली मिंटो सुधार आया था। 1907 में मुस्लिम लीग की वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ था कराची में।
मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन वर्ष 1908 में कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में हुआ था। 8 में हुआ था अमृतसर में, 7 में हुआ था कराची में। मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ है? लाखों की बनी हुई है, लखनऊ में बनाया गया है मुस्लिम लीग का मुख्यालय। मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा को बढ़ाना। लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभाव किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ाने से रोकना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना और उनका विस्तार करना। मुस्लिम लीग बनाई क्यों गई थी? क्योंकि वो मुसलमानों की निष्ठा अंग्रेजों के प्रति समर्पित कर सके, बढ़ा सके। लीग के में बिना दुष्प्रभाव का प्रभाव बढ़ाना, बिना प्रति कटुता की भावना को बढ़ाए रोकना और मुसलमानों के जो राजनीतिक अधिकार हैं उनकी रक्षा करना और उनका विस्तार करना। किसकी प्रेरणा से ढाका नवाब सलीमुल्लाह खान ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था? तो ये है कर्जन ने। कर्जन ने कहा था कि भैया हम तुम्हें अलग से राज्य दे देंगे, तो अलग ही बन जाएगा, तो बंगाल विभाजन करने दो। तो ढाका के नवाब हैं सलीमुल्लाह खान, इन्होंने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था लॉर्ड कर्जन के कहने पर। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में सही क्या है? तो हकीम अजमल खां राष्ट्रवादी चरमपंथी अहरार आंदोलन से संबंधित थे। तो आ से अजमल और अहरार आंदोलन से संबंधित है हकीम अजमल खान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने किसका विरोध किया था? तो राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन है, उसके समय सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था, कांग्रेस का। 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचन समूह बनाने का प्रबल समर्थन किया था। मौलाना बरकतुल्लाह और मौलाना अब्दुल्ला अब्दुल्ला और मौलाना बरकतुल्ला इन दोनों ने सिंधी काबुल में भारत की अंतरकालीन सरकार का गठन किया था। जब पहला विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था, इन्होंने एक अलग से सरकार गठित कर ली थी अफगानिस्तान में। 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना किसने की थी? सैयद अमीर अली की अध्यक्षता में की गई थी। ये लोग मौलाना सलीमुल्लाह आगा खान साहब भारत में है, लेकिन अमीर लोग लंदन जाएंगे, तो सैयद अमीर अली की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी लंदन में 1908 में। मुसलमान यदि खुश हैं और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा। ये किसने कहा था? डब्ल्यू हंटर के द्वारा कहा गया था। इन्होंने कहा था कि भैया हंटर सब पे चलाओ, लेकिन मुसलमानों पे मत चलाने दियो। खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे तो भारत में ब्रिटिश शक्ति अच्छी रहेगी, ये कहा था डब्ल्यू हंटर ने। साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? 1913 में किया था। स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने 1913 में स्वीकार किया। 1906 से 1920 तक के मध्य मुस्लिम मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका स्वतंत्रता संघर्ष में कैसी रही है? ये राष्ट्रवादी और धर्मनिरपेक्ष थे। 1906 से 1920 तक जो मोहम्मद अली जिन्ना है, इनकी मुख्य भूमिका रही है राष्ट्रवादी और धर्मनिरपेक्ष की। 1920 तक किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की है? आगा खान ने की है। यहाँ पे भी आगे आगे जा रहे थे, वहां पे भी 1928 में दिल्ली में आयोजित सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की है आगा खान ने। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में एम ए जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा है? तो ये रखा गया है 28 मार्च 1929 को, जब ये मोतीलाल नेहरू ने प्रस्ताव घोषित किया था, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना भी आ गए कि हमें भी चाहिए कुछ कुछ सूत्री प्रस्ताव, तो इन्हें 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था मोहम्मद अली जिन्ना ने 28 मार्च 1929 को। 1930 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अध्यक्षता की भाषण किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने की थी। 1930 में जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष भाषण की दिया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा। कांग्रेस प्रशासित प्रदेश में मुस्लिमों की शिकायत से संबंधित रिपोर्ट पर विचार कीजिए। तो जो कांग्रेस से संबंधित प्रदेश थे वहां पर मुसलमानों की कुछ शिकायतें थी, जैसे कि पीरपुर रिपोर्ट 1938 में आई थी, सैयद मोहम्मद मेहंदी के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। शरीफ रिपोर्ट 1939 में आई थी, एम शरीफ के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल, और चौथी आती है 1940 में मौलवी फजलुल हक के द्वारा प्रस्तुत किए गए। देखो पहले मुस्लिम है क्या बन गए? पीर बन गए, क्योंकि वो शरीफ थे। फिर उनने बोला कि भैया हम सफर कर रहे हैं, हमारा हक दो। तो 4 रिपोर्टें आई हैं जो कि कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुसलमानों की शिकायतें थी। पीरपुर मतलब पीर लगाते हैं हाथ में मेहंदी, तो पीरपुर रिपोर्ट 1938 में सैयद मोहम्मद मेहंदी की थी। शरीफ रिपोर्ट 1939 में थी एम शरीफ की। और मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस बाद में आई, उसके बाद में आई है 1940 में मौलवी फजलुल हक। 40 हक मांगे हैं इनने। मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही बताइए। ये 2 राष्ट्रीय सिद्धांत के समर्थक थे। इन्होंने 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर
के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग नहीं लिया था। तो ये चाहते थे कि एक भारत बने, एक पाकिस्तान बने, दो राष्ट्रीय सिद्धांत फॉलो किया है मोहम्मद अली जिन्ना ने। इन्होंने 1940 में जो लाहौर का वार्षिक अधिवेशन थी उसकी अध्यक्षता की थी और यहीं पर इन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान की मांग रखी थी और इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लिया था। गांधी जी से मिलना पड़ता, इसलिए इन्हें असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लिया। अब आते हैं हमारे साम्यवादी आंदोलन। चलो हम इनको भी देखते हैं। साम्यवादी आंदोलन में क्या है, पहले आते हैं मुंबई मिल्स हैंड एसोसिएशन की स्थापना किसने की है? तो एन.एम. लोखंडे के द्वारा की गई है 1890 में। हाथ में लिए हैं खड्डे और बनाए हैं, एक एक खड्डों को या खंडर को बना के बनाया है मिल। मुंबई मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना एम.एन. लोखंडे के द्वारा की गई है 1890 में। किसने रूसी क्रांति 1917 में अभिनंदन में कविता लिखी है? तो इनका नाम है सुब्रमण्यम भारती। तो रूस की क्रांति 1917 में हुई, जीत भी गए वो, तो इन्हें शुभ शुभ बताया है ना कि सुब्रमण्यम भारती जी के द्वारा एक कविता लिखी गई है। भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने के लिए अग्रणी रहे हैं एम.एन. रॉय। तो जो खंडरों से एक मिल बनाई थी ना, मजदूरों को इसमें आंदोलन में इकट्ठा किया गया, चलो मजदूर तुम आओ और यहाँ पे बनाओ, अंग्रेजों के यहाँ पे करना है तो आंदोलन करो। तो मुस्लिम या ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया है एन.एम. लोखंडे के द्वारा। भारत के प्रथम आधुनिक मजदूर संघ का संगठन कहाँ पे बनाया था? तो इनको संगठित किया है लोखंडे ने, लेकिन इन्होंने संगठन बना लिया है मद्रास मजदूर संघ 1918 में। मद्रास मजदूर संघ बनाया है, ये पहला आधुनिक मजदूर संघ था, 1918 में बना था। 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? बीपी बाड़िया जी के द्वारा की गई थी। मजदूर का सब संगठन बन गया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। 1918 में बना था प्रथम मजदूर संघ, बीपी बाड़िया जी की अध्यक्षता में बनाया था, इन्हें स्थापित किया था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में किसने की थी? एलिच लेनिन के द्वारा की गई थी, वालसेविक पार्टी के द्वारा। कम्युनिस्ट पार्टी इंटरनेशनल, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल है, पूरे कॉमन कॉमन लोग आ गए कम्युनिस्ट करने के लिए। इन्हें बोला ए भी है, ए भी, ए भी है। तो एलिच लेनिन के द्वारा 1919 में इसकी स्थापना की थी बालसेविक पार्टी ने। भारत में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की है? एम.एन. जोशी ने की है, मतलब पूरे ट्रेड में जोश लाने के लिए। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई है एम.एन. जोशी के द्वारा। किस संगठन की स्थापना एम.एन. जोशी ने की थी? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना एम.एन. जोशी ने की है। तो मुंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना या भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब की गई है? 1920 में की गई थी। किसने की है? एम.एन. जोशी ने की है। 31 अक्टूबर 1920 को स्थापित की गई थी। वर्ष 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के उद्घाटन प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने की थी। मतलब एकदम लाल कर दिया, खुश हो गए, जोश में लाल हो गए थे। एम.एन. जोशी ने स्थापना की, अध्यक्षता की है लाला लाजपत राय के द्वारा। 1920 में हुआ था पहला उद्घाटन। भारत में मजदूर संघ आंदोलन से कौन जुड़े हैं? तो एम.एन. जोशी जुड़े हैं, जो कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे और बीपी बाड़िया के द्वारा वो बनाई गई थी, संघ बनाया गया था। मजदूर संघ आंदोलन जुड़े हैं बीपी बाड़िया जी और एम.एन. जोशी। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम महामंत्री कौन था? तो महामंत्री हैं दीवान चमनलाल और अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय और महामंत्री हैं दीवान चमनलाल। एम.एन. रॉय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका कौन सी है? तो वैगार्ड है। तो उत्प्रवासी, ज्यादा उचक उचक के ना आ जाए तो इसलिए क्या लगा दिया, इन्हें गार्ड लगा दिया। उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका है एम.एन. रॉय की। राय दे रहे थे लेकिन सब लोग उचक के ना आ जाए, तो इन्होंने एक साम्यवादी पत्रिका प्रकाशित की जिसका उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी। क्या नाम था इसका? वैगार्ड था। मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र में कैद किए गए थे? तो यह नागपुर नहीं, आपने कानपुर वॉल्शेविक षड्यंत्र में, कल भी पढ़ा था ना। मुजफ्फर अहमद, एस.ए. डांगे, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता को कैद किया गया था कानपुर वॉल्शेविक षड्यंत्र केस में। भारतीय साम्यवाद के प्रवर्तक कौन है? एम.एन. रॉय हैं। सबको समझा रहे हैं एम.एन. रॉय, भारत में साम्यवाद के प्रवर्तक हैं एम.एन. रॉय। इनकी राय से सब शांत हो गए हैं। कानपुर में 1920 में स्थापित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने संपन्न की थी? सिगार वेलु चिट्टी के द्वारा की गई थी। देखो, ऑल इंडिया यूनियन की लाला लाजपत राय ने की थी 1920 में। 1920 में एक कानपुर में चल रही थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी अध्यक्षता की है सिगार वेलु चिट्टी के द्वारा। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय हैं एम.एन. रॉय।
कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले व्यक्ति हैं एम एन रॉय। ताशकंद में 17 अक्टूबर 1920 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की है? एम एन रॉय ने की है। अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली और मोहम्मद शरीफ ने की है। ताशकंद में 17 अक्टूबर 1920 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की है एम एन रॉय ने, अवनी मुखर्जी ने और मोहम्मद शरीफ के द्वारा की गई है। तो अवनी क्या कर रही हैं? ताश खेल रही हैं। याद कर सकते हैं ना, पूरी कम्युनिटी के साथ बैठ के ताश खेल रही हैं। इनने राय ली शरीफ लोगों से, आगे आई और उन्होंने बोला कि भैया थोड़ी सी राय देना हमें। तो ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना की है अवनी मुखर्जी ने, एम एन रॉय ने, मोहम्मद अली और मोहम्मद शरीफ के द्वारा 1920 में। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं से संबंधित था? तो यह कानपुर षड्यंत्र मुकदमा है, यह साम्यवादी आंदोलन संबंध था। 21 फरवरी 21 में चलाया गया था। तो कान सब लोग सब बंद कर लेते हैं, यदि कोई ज्यादा समझाता है ना तो बंद कर लेते हैं। तो कानपुर षड्यंत्र मुकदमा चला है साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध में, 21 फरवरी 1921 को चला था। भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना 1 सितंबर 1924 को हुई थी। भारत में जो साम्यवादी दल की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1924 को हुई थी, बस 3 साल बाद। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? तो 1926 से 1939। जो ट्रेड यूनियन आंदोलन था उसमें सबसे ज्यादा क्रांतिकारी समय रहा है 1926 से 1939। अखिल भारतीय कर्मचारी और विकास दल का भी सत्य में आए थे, तो इनका विकास हो गया है। इन्होंने बोला कि आराम से कुछ काम नहीं होगा, चलो अपन विकास करते हैं। तो अखिल भारतीय कर्मचारी और विकास दल अस्तित्व में आए हैं 1928 को। मेरठ संयंत्र किस राष्ट्रीय नेता ने बंदियों का पक्ष लिया था? तो उनका नाम है एमसी चागला चगला। तो मेरठ में जो संयंत्र हुआ था उसके लिए जो नेता बंदी बनाए गए थे उनके पक्ष में आए थे, ये है एमसी चागला। इन्होंने कहा था भैया हम चलते हैं, तुम्हारा केस हम लड़ेंगे। एमसी चागला जी ने। किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तियों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एच जी वेल्स, हेरोल्ड लास्की और रूजवेल्ट ने सहानुभूति टिप्पणी की थी? तो ये है मेरठ संयंत्र केस। तो मेरठ संयंत्र मुकदमे की बंदियों का पक्ष लिया था चागला जी के द्वारा, और इनका विश्व पूरे संसार में समर्थन किया गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था, एच जी वेल्स ने किया था और हेरोल्ड लास्की के द्वारा, और रूजवेल्ट ने इनका समर्थन किया था और सहानुभूति टिप्पणी की थी। किसमें? मेरठ संयंत्र केस में। यह 1929 से 1933 के बीच में हुआ था। 1929 में जो नागपुर में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो 1929 में जितने भी अध्यक्ष हुए हैं ज्यादा जवाहरलाल नेहरू थे। नागपुर में आयोजित किया गया था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1929 में ऑल इंडिया कांग्रेस में विभाजन हुआ था। एम एन जोशी ने अखिल भारतीय की जगह हुई थी भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी? क्योंकि संगठन को अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन से संयुक्त करने के मतभेद थे। तो एम एन जोशी हैं, इन्होंने बोला कि जो ऑल इंडियन कांग्रेस है इसको क्या करो, जो साम्यवादी आंदोलन है उनसे जोड़ दो। लेकिन कई लोग नहीं मान रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन अलग से बना ले रहे। तो 1929 में ऑल इंडिया कांग्रेस का विभाजन हो गया था। इसमें एम एन जोशी ने भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कर ली थी, क्योंकि वह अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन में संयुक्त करने के लिए मतभेद हो गए थे। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या है? क्रांतिकारी साम्यवादी दल। तो साम्यवादी दल के लिए क्या होना पड़ेगा? सौम्य होना पड़ेगा, है ना। तो सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया है क्रांतिकारी साम्यवादी दल। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना कब की गई है? वर्ष 1934 को की गई है। चलो करते हैं, 1934 की स्थापना की गई है। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना किसने की है? सोमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की नींव किसने रखी है? अंबेडकर जी ने रखी है। तो हमेशा ही इंडिपेंडेंस चाहते थे सबसे, अंग्रेजों से, हिंदुओं से, उच्च जाति से, सबसे चाहते थे। तो इन्होंने 1936 में 36 लोगों को पकड़ा और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। किसने की है? बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा की गई है। 1938 में पारित ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट का संबंध मुख्य रूप से किससे था? तो हड़तालों पर रोक लगाने के लिए। जो ट्रेड है, व्यापार में जो डिस्प्यूट हो जाते हैं उसके लिए एक एक्ट आया था 1938 में। इन्हें बोला कि भैया हो गया, अब अकड़ वकड़ मत दिखाओ और चलो घर।
1938 में आया है। ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट हड़तालों से संबंधित था, हड़तालों पर रोक लगाने के लिए। उस आईसीएस अफसर का नाम अंकित कीजिए जो कि कम्युनिस्ट आंदोलन के लिए गुप्त रूप से काम कर रहे थे और इन्होंने भारत में कांग्रेस साम्राज्य पर भीतरघात किया है। तो इनका नाम है एच.वी. कामत। एच.वी. कामत है, ये काम कर रहे थे किसके लिए? कम्युनिस्ट पार्टी के लिए, और अंग्रेजी साम्राज्य को अंदर से खोखला कर रहे थे। वामपंथी आंदोलन से कौन संबंधित है? तो पीसी जोशी, एम.एन. रॉय और मुजफ्फर अहमद वामपंथी हैं। जोश में फरार हो गए राय लेकर, जोशी राय लेकर मुजफ्फरार हो गए, वामपंथी आंदोलन से जुड़े हुए थे। कथन और कारण में दोनों सही बताइए और व्याख्या कीजिए। 1930 में आरंभ दशक में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक भागीदारियों का प्रभाव था, तो ये सही हो जाएगा। श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा को बजुआ एवं प्रतिक्रियावादी समझते थे, तो ये भी सही है। तो 1930 के दशक में आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक भागीदारी का प्रभाव था। श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा को बुजुआ का प्रतिक्रियावादी समझते थे, तो ये भी सही हो जाएगा। अब आते हैं भारत की परिषद अधिवेशन 1909 से होम रूल लीग आंदोलन और कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। तो चलिए हम इसको देखते हैं। पहले आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909। माल्य मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1909 में आया था। माल्य मिंटो सुधार 1909 में आया है। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया था। 1909 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया, इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे और अंश में इसका देश का विभाजन कराया इसने, तो यह क्या था? विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों में आरक्षण। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद का बीज था, जो अंशतः भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार हुआ, वो था विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण। किसने कहा था कि मान लो मिंटो सुधार 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट हमारे लिए सर्वनाश का कारण है? महात्मा गांधी ने कहा था कि भैया जो मान लो मिंटो सुधार आया वो भारत का सर्वनाश कर देगा। 1909 के माल्य मिंटो को इंडियन काउंसिल एक्ट को हमारा सर्वनाश कहा है गांधी जी ने। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी क्या थी? कलकत्ता थी। दिल्ली की पहले राजधानी थी कलकत्ता। किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की यात्रा को याद में वर्ष 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटक स्थल बनाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया। 1911 में जब जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी भारत की यात्रा पर आए, तब एक पर्यटक स्थल बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया है कहाँ? तो ये मुंबई में स्थापित किया गया है। किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष भारत का ताज ग्रहण किया था? दिसंबर 1911 को। जॉर्ज पंचम ने भारत का ताज स्थापित किया था, ग्रहण किया था दिसंबर 1911 को। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी दिसंबर 1911 को। दिल्ली को राजधानी बनाई थी, घोषणा की गई थी दिसंबर 1911 को। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? 1912 को की गई थी। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी आई है 1912 को। 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग। 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग। दिल्ली में किसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था? लॉर्ड हार्डिंग के राजकीय प्रवेश के समय बम फेंका गया था 23 दिसंबर 1912 को। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर दिल्ली प्रवेश पर बम फेंका गया था। इसको हार्डिंग बम कांड कहा जाता है। इसमें शामिल क्रांतिकारी कौन थे? मास्टर अमीरचंद, भाई बाल मुकुंद और अवध बिहारी। तो भाई अमीरों ने फेंका था बच्चों को पकड़ के, अवध के। हार्डिंग बम कांड, अमीर, बाल मुकुंद और अवध इसके क्रांतिकारी थे। तो अमीरों ने फेंकवाया था बाल से, जो कि अवध के थे। तो मास्टर अमीरचंद, बाल मुकुंद और अवध बिहारी। हार्डिंग बम कांड किस देश के नाम से प्रसिद्ध हुआ या किस केस से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है दिल्ली षड्यंत्र, क्योंकि दिल्ली में फेंका गया था। भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? 13 फरवरी 1921 को। 13 और 31 लॉर्ड इरविन के समय।
नई दिल्ली को नहीं, पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली राजधानी आई है 13 फरवरी 1931 को लॉर्ड इरविन के समय। बिहार से अलग प्रांत के लिए आंदोलन हुए, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो ये चाहते थे कि भैया बिहार को उसकी सच्ची आज़ादी मिले, स्वच्छ बनाया जाए, तो इसलिए उसको अलग राज्य बना दो। तो बिहार के लिए अलग राज्य की मांग चल रही थी। तो जब बंगाल का विभाजन रद्द किया गया 1911 में, तो इन्होंने बोल दिया कि हाँ ठीक है, बिहार और उड़ीसा दो नए प्रांत बन जाएंगे। इसके नेतृत्व करता रहे हैं सच्चिदानंद सिन्हा। ब्रिटेन काल के दौरान बंगाल को एक अलग प्रांत का दर्जा दिया गया था 1912 को। बिहार अलग बन गया है, प्रांत 1912 को बन गया है। अब आती है होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग की व्याख्या जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में किसने की थी? एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। तो होम रूल लीग आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को कॉमनवेल्थ में की गई है एनी बेसेंट के द्वारा। होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना की है तिलक के द्वारा अप्रैल 1916 में। होम रूल लीग की स्थापना की है बाल गंगाधर तिलक ने, मतलब पूरा तिलक लगा दिया है 16 श्रृंगार करके। होम रूल लीग 1916 में की गई थी। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ पे की थी? पुणे में की थी। पूरा उसमें बांध दिया। तो पुणे में स्थापना की गई है तिलक के द्वारा। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा। तिलक कुछ उसमें भी गिर गया होगा खाने में, तो टेस्ट भी आ गया होगा। देखो, तो होम रूल लीग की स्थापना सबसे पहले की है तिलक ने। तिलक ने कहाँ पे की थी? पुणे में की थी। तिलक ने जो होम रूल लीग बनाई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के पहले सचिव का नाम क्या है? एनसी केलकर है। तो सचिव कौन बोलेगा? कल आएंगे। तो सचिव हैं होम रूल लीग के, वो है एनसी केलकर। अब एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी सितंबर 1916 में। अप्रैल में बनाई थी तिलक ने और सितंबर में बनाई है एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग के सचिव कौन थे? अरुणडेल थे। और तिलक के द्वारा जो बनाई गई थी होम रूल लीग, उसके सचिव थे केलकर। और एनी बेसेंट के हैं अरुणडेल। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग आंदोलन में सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? एनी बेसेंट ने किया था 1916 में। अखिल भारतीय होम रूल लीग की आंदोलन की स्थापना की थी एनी बेसेंट ने। होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट थी। होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक एनी बेसेंट। वर्ष 1915 से 1916 में किन दो नेताओं द्वारा होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ किया था? तिलक और एनी बेसेंट ने किया था। 1915 से 16 में स्थापित होम रूल लीग किसकी सहायक इकाई थी? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायक इकाई थी। एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो भारत के लिए स्वशासन स्थापित करना। एनी बेसेंट के द्वारा जो स्वराज शासन आंदोलन का प्रारंभ किया था, वह भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना इसका लक्ष्य था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस महिला ने भारतीय राजनीतिक आंदोलन में भाग लिया और सर्वाधिक अनुप्रमाणित भी हुई? तो ये है एनी बेसेंट। इन्होंने 20वीं शताब्दी में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिए, राजनीति में भाग लिया और ये सफल भी हुई थी। कौन मुस्लिम नेता है जो कि एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में शामिल हुए थे? इनका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग आंदोलन है उसमें शामिल हुए थे मोहम्मद अली जिन्ना। किसने कहा था? मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो जाए। एनी बेसेंट ने कहा था। एनी बेसेंट ने कहा था कि मैं तो एक नगाड़ा हूँ, क्या काम करती हूँ? लोगों को जगाने का काम करती हूँ कि वे उठो और अपनी मातृभूमि के लिए आजाद कराओ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वह आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था उसका नाम है होम रूल लीग आंदोलन। 1914-16 में स्टार्ट हुआ था। किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं है? तो टी एस आलकाट, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे और इसका कोई संबंध नहीं है होम रूल लीग आंदोलन से। होम रूल लीग आंदोलन में मुख्यतः कौन जुड़े थे? एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और एस सुब्रमण्यम अय्यर। होम रूल लीग आंदोलन से जुड़े थे एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और सुब्रमण्यम अय्यर। होम रूल लीग आंदोलन भारत की स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक नए चरण का आरंभ का द्योतक क्यों था? क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। होम रूल लीग आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के रूप का द्योतक था क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की ठोस योजना रखी थी। कांग्रेस होम रूल लीग आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक चरण का प्रारंभ का द्योतक क्यों है? क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। भारत में कांग्रेस
कि किस अधिवेशन में होम रूल लीग समर्थक अपनी राजनीतिक शक्तियों का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे? तो यह कांग्रेस के 1916 का लखनऊ अधिवेशन में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में होम रूल लीग समर्थक अपनी राजनीतिक शक्तियों का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन है। होम रूल लीग का संबंध के कथन में सही बताइए। सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट, होम रूल लीग आंदोलन है, इसकी योजना किसने बनाई है? एनी बेसेंट ने प्रस्तुत की थी 1914-1915 में। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार तक सीमित थी। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी। तिलक एनी बेसेंट के मतभेदों के उपरांत दोनों लीग बन गई थी। तो होम रूल लीग क्या है? एनी बेसेंट ने 1914-1915 में प्रस्तुत की थी। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत, बरार तक सीमित थी। तिलक द्वारा स्थापित जो होम रूल लीग थी अधिक शक्तिशाली थी। एनी बेसेंट और तिलक दोनों के मतभेद के उपरांत दोनों लीग बनी रही थी। एनी बेसेंट के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1889 में सदस्य बनी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली बार अध्यक्ष बनी थी 1917 में। फेवियन आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? एनी बेसेंट है। 1947 से 1847 से 1933 तक ये रहा था फेवियन आंदोलन। तो फेवरेट है, एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था, एनी बेसेंट है, बेस्ट है फेवियन। अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग के अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया था? महात्मा गांधी के लिए किया था। अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था महात्मा गांधी जी को। कांग्रेस के 1924 में बनी थी और होम रूल लीग के 1920 में बन गया। 1920 में किसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा कर लिया? तो ये है ऑल इंडिया होम रूल लीग ने। 1920 में होम रूल लीग, ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम बदल के स्वराज सभा कर लिया था। भारत का लखनऊ अधिवेशन, भारत का लखनऊ अधिवेशन दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किए थे? लखनऊ में किए थे। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में दिसंबर में हुआ था। यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अपना अधिवेशन लखनऊ में चुना था एक साथ। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हुआ था 1916 को। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1916 में साथ लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बाल गंगाधर तिलक ने। मुस्लिम लीग और कांग्रेस को साथ में लेकर आए थे तिलक 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? ए सी मजूमदार के द्वारा की गई है, जो कि अंबिका चरण मजूमदार है। 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी कांग्रेस के अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी थे तिलक। तो अतिवादी और उदारवादियों के पुनर्मिलन में प्रक्रिया की जो शिल्पी थी वो थी एनी बेसेंट। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली कब स्वीकार की थी? 1916 में की थी। मुसलमानों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन की मांग की है 1916 में कांग्रेस के द्वारा स्वीकार। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? इसमें मुसलमानों की जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार किया गया था। वर्ष 1916 में लखनऊ के अधिवेशन में नरम दल के किस अध्यक्ष ने तिलक और उनके समर्थकों को कांग्रेस में वापस लिया था? अंबिका चरण मजूमदार ने। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल के किस अध्यक्ष ने तिलक और उनके समर्थकों को कांग्रेस में वापस लिया था? अंबिका चरण मजूमदार ने। वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन के संदर्भ में सत्य है, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हो गए थे। गांधी जी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराए गए थे। लखनऊ अधिवेशन में ये काम हुए थे। नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में मैत्रिक समय क्या था? तो 1916 में इकट्ठे हुए थे, 1922 तक ही रहे थे। लीग और कांग्रेस इकट्ठे हुए हैं 1916 से 1922 तक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया था? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा था बाल गंगाधर तिलक ने
कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। वर्ष 1916 में लखनऊ समझौते की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? कट्टरपंथियों के पुनर्मिलन को सहमति मिल गई थी। कट्टरपंथी मतलब उग्रवादी, उदारवादी भी जुड़ गए थे और कट्टरपंथी भी मिल गए थे। किस समझौते का लक्ष्य बिंदु मुस्लिम मतभेदों को सुलझाना था? तो लखनऊ समझौते का। इनको हिंदू मुस्लिम मतभेदों को सुलझाने का लक्ष्य रखा गया था लखनऊ अधिवेशन में। इसके साथ हमारे ये वाला कंप्लीट होता है टॉपिक। आप हमारे हैं गांधी जी और उनके प्रारंभिक आंदोलन। गांधी जी ने क्या क्या किया था, हम इनको देखते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट में देखेंगे, इसमें हम गांधी जी के जितने प्रारंभिक आंदोलन है, गांधी जी के सारे आंदोलन को कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में कंप्लीट हो जाए। तो चलिए बाय गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।